हेलो गाइस, तो हम नई मानवा शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है दिस इज द लो। और ये मैंने क्यों शुरू करी, क्योंकि कारण ये है कि मैंने चैनल पे पोल डाला था, सबसे ज्यादा यस नो पे करा था, तो यस पे ज्यादा वोट है तो मानवा बन रही है, और कुछ कारण नहीं मेरे पास। कहानी ये है कि जो हमारा एमसी है जिसका नाम हेनरी है, मैंने डिसाइड करा इस बार मैं कोरियन नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि नहीं बोले जाते मुझसे। मुझे नहीं पता क्या अजीब अजीब नाम है यार, तुम ही बोल के दिखा दो, कोई रिकॉर्ड करके बना दो, सिखा दो, मैं बोल दूंगा अगली बार से। मैं इंग्लिश नाम रख रहा हूँ इस बार। यस, तो कहानी ये है, मेन कैरेक्टर हेनरी वो है अपने कंट्री के कोरिया के टॉप लॉयर। यस, तो टॉप लॉयर है, लेकिन फॉर सम रीजन किसी पर्सन पे वो केस कर देते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो उनकी डेथ हो जाती है। डेथ नहीं होती, उन्हें मार दिया जाता है। ही वाज किल्ड, असैसिनेटेड। यस, तो उसके बाद अब वो जब आंख खुलती है दोबारा हेनरी की, तो वो तो रियलाइज करते हैं कि वो पहुंच चुके हैं पास्ट में, जब वो एक बच्चे थे, बालक, किड, चिल्ड्रन, चाइल्ड, प्राइवेसी शब्द। यस, तो अपनी नॉलेज के साथ अब देखेंगे कि वैसे ग्रो अप होंगे, लोअर बनेंगे वो पक्का है, लेकिन एज अप होने के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स थी उनके लाइफ में, जो मेन प्रॉब्लम्स थी उसे साथ में रिजोल्व करेंगे। बहुत खतरनाक स्टोरी भी है। मैंने कुछ चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो दोबारा मैंने वोट पोल करा था, तो इससे बेस्ट मुझे कोई नहीं पता अगर कोई लोअर की हो, क्योंकि एक और है लेकिन उसके चैप्टर कम है, तो बेस्ट यही है। तो एक्साइटेड, तो देखते हैं कैसी रहेगी। मुझे पता है बहुत बढ़िया है, आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके बताओ। मेंबरशिप ले अगर तुम्हें वीडियो जल्दी चाहिए। यस, थैंक्स, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट जिनका बार एग्जाम में परफेक्ट स्कोर था, लॉ फर्म के यंगेस्ट लीगल काउंसिल, एक ऐसा लॉयर जिसका सक्सेस रेट है 95.8%, मगर इनमें से कोई भी चीजें हेनरी को आज नहीं बचा पाएंगी। और यहाँ हेनरी जो कि बहुत ज्यादा पेन में है क्योंकि वो इंजर्ड है। अटैकर हेनरी से कह रहे हैं कि उन्हें इतनी आगे नहीं जाना चाहिए था। हेनरी भी पूछ रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हेनरी पे अटैक करते हुए हेनरी के अटैकर कह रहे हैं कि उन्हें इतनी आगे नहीं जाना चाहिए था, और अगर हेनरी को जस्टिस पे इतना ही भरोसा है तो उन्हें कहीं और जाना चाहिए था, और उन्हें यहाँ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करनी चाहिए थी। हेनरी भी समझ गए थे कि ये सब लोग डोहान से थे। अटैकर ने बताया कि हेनरी को प्रेसिडेंट के कजन के पीछे नहीं आना चाहिए था, और बाकी सभी लोगों की तरह केस को छोड़ देना चाहिए था, और हेनरी की हालत का कारण हेनरी ही थे। तो हेनरी ने भी पूछा कि उनके पास NIS क्यों आ रही है, और उनका काम तो कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। अटैकर ने एक और अटैक करते हुए कहा कि उनका काम कंट्री को प्रोटेक्ट करना नहीं है, उनका काम है प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करना, और उन्होंने हेनरी पे एक फाइनल ब्लो दे दिया था, और उसके बाद हेनरी पास आउट हो गए थे। अटैकर ने कहा कि वो बॉडी को क्लीन अप कर दे। फिर अटैकर के लोगों ने हेनरी की बॉडी को एक बैरल में डाल दिया, और यहाँ यामा पैलेस, जहाँ पे सभी लोग मरने के बाद आते हैं। यामा ने बताया कि हेनरी अपने समय से पहले ऊपर आ गए थे, तो यामा से पूछा गया कि वो इस सिचुएशन पे क्या करें। यामा ने बताया कि उनकी बॉडी में बिल्कुल भी ब्लड नहीं बचा था, तो उन्हें वापस तो नहीं भेज सकते थे, और न ही ये सिर्फ एक अनएक्सपेक्टेड डेथ थी, मगर उन्हें वहां पे मरना नहीं था। यामा को बताया गया हेनरी को वहां पे इसलिए भेजा गया था क्योंकि करप्शन पीक पे था, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि अगर हेनरी को वापस नहीं भेजा गया। यामा को भी पता था कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो इस बात का सॉल्यूशन सोचने लगे। सोचने के बाद यामा ने बताया कि उनके पास रिग्रेशन के अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं था। सभी लोग वहां पे हैरान हो गए, और बताया कि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होने वाला था, और बाकी गॉड्स भी ऐसा नहीं होने देंगे। तो यामा ने बताया कि वो सभी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेंगे। फिर यामा को बताया गया कि अगर उन्हें रिग्रेस भी करेंगे तो उन्हें ज्यादा मदद नहीं होगी। यामा को ये बात पता थी, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो हेनरी को कुछ पावर देंगे ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और उन्होंने हेनरी को वहां से भेज दिया। और वहां पे हेनरी की सोल वापस ऊपर जाने लगी, और यामा ने जाते हुए कहा कि वो इस बार सरवाइव करे। और यहाँ एक घर में हेनरी अचानक से होश में आ गए थे, क्योंकि हेनरी शोक में अचानक से उठे थे, तो उन्होंने अपना सर फुड़वा लिया था। तो हेनरी की सिस्टर ने हेनरी से पूछा कि क्या वो स्टूपिड थे, और जब हेनरी ने अपनी सिस्टर को देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गए। और हेनरी की सिस्टर का नाम यूना था। यूना ने हेनरी को बताया कि 1 महीने से उनके पास बंक बेड थे, तो वो अभी तक इस चीज से यूज टू क्यों नहीं हुए थे, और उन्होंने अपना हेड बहुत ज्यादा बार सीलिंग पे भिड़वा लिया था। हेनरी ने जब यूना को देखा तो उन्होंने शौक में पूछा कि क्या वो सही में जिंदा थी। यूना ने कहा कि वो अपनी सारी बातें वापस ले रही हैं, और उन्हें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि वो 17 साल की उम्र में बहुत ज्यादा हेल्दी हैं। हेनरी ने जब 17 सुना तो वो थोड़ा कंफ्यूज हुए। यूना ने हेनरी से पूछा कि उनके साथ क्या हो रहा था, और हेनरी से कहा कि वो अपना सर ठीक करे और बेड पे वापस चले जाए। हेनरी भी बेड पे लेट गए थे, और वो सोच रहे थे कि क्या उन्होंने जो देखा था वो सपना था, मगर सपने के हिसाब से वो बहुत ज्यादा विविड था। और हेनरी भी सोचने लगे कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा था। फिर अगले दिन सुबह हो गई थी। हेनरी और यूना भी स्कूल के लिए जा रहे थे। यूना ने जाते हुए हेनरी से कहा कि वो थोड़ा जल्दी चले, और अगर हेनरी लेट हो जाएंगे तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। हेनरी भी देख रहे थे कि उनके हाथ छोटे हो गए थे, और वो अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रहे थे, और वो एक मिडिल स्कूलर बन गए थे। हेनरी को कुछ भी आइडिया नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा था, मगर हेनरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उनकी सिस्टर जिंदा थी। हेनरी
को भी याद था कि उनकी सिस्टर की लाइफ उससे बेस्ट नहीं थी, क्योंकि ह्यूना जिस पर्सन से हाई स्कूल में मिली थी उन्होंने उसे मैरिज करी थी और उनके हस्बैंड सबसे बेस्ट हस्बैंड नहीं थे। और मैरिज के बाद उनके 2 किड्स भी थे, मगर फिर भी उनका डिवोर्स हो गया था और उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी एक्सीडेंट में खो दिया था। ह्यूना बहुत ज्यादा सैड थी तो वो जापान चली गई थी, मगर कुछ टाइम पता चला कि एक सुनामी में उन्होंने ह्यूना को खो दिया था और उनकी बॉडी भी रिकवर नहीं हुई थी और ह्यूना उन सिस्टर को अपने सामने अलाइव देख रहे थे। हेनरी को भी याद आया कि ह्यूना जिस पर्सन से मिली थी तो वो इसी समय के आसपास हुआ था और वो पर्सन स्कूल के टाइम पे एक बुली था और उसी पर्सन की वजह से उनकी सिस्टर की लाइफ खराब हुई थी और इवेंचुअली उनकी डेथ हो गई थी। हेनरी को पता नहीं था कि जो उनके साथ हुआ था कि क्या वो एक सपना था या सच। तो हेनरी ने डिसाइड करा कि वो सब कुछ अपनी आंखों से चेक करेंगे और वो किसी को ढूंढते हुए एक जगह पे आ गए थे। तभी वहां से एक बुली की आवाज आई जो कि एक पर्सन को बुली कर रहा था। तो हेनरी ने भी देखा कि वो वही पर्सन था और इस पर्सन का नाम ह्यूगो था। हेनरी को भी पता था कि अगर ये सब कुछ सच में हुआ था तो हेनरी के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। ह्यूगो ने एक स्टूडेंट को बुली करते हुए कहा कि क्या वो सच में बेवकूफ बन गए थे। तो स्टूडेंट उनसे माफी मांगने लगे और कहने लगे कि उनके पास पैसे नहीं थे। ह्यूगो ने स्टूडेंट से कहा कि उन्हें लंच टाइम से पहले $50 चाहिए थे। स्टूडेंट ने जवाब दिया कि उनके पास पैसे नहीं थे और वो अगले दिन पैसे दे देंगे। तो ह्यूगो ने इस बात पे फिर से स्टूडेंट को मारना शुरू कर दिया। हेनरी भी इस सीन को होता हुआ देख रहे थे और वो समझ गए थे कि स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही मार खा रहे थे और हेनरी को भी पता चल गया था कि ह्यूगो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे और वहाँ पे बुली हुए स्टूडेंट का भी एक बैच गिर गया था। फिर शाम को हेनरी घर पे आ गए थे और वो ये सोच रहे थे कि इस सिचुएशन में वो क्या कर सकते थे। उन्होंने नोटबुक पे सारी इंफॉर्मेशन लिख ली थी। हेनरी को भी पता था कि उन्हें किसी भी तरह ह्यूना का फ्यूचर को चेंज करना होगा। हेनरी ये सोच ही रहे थे तभी हेनरी ने डस्टबिन में एक रेड रंग का पेपर देखा और वो ह्यूना के लिए एक लेटर था। और जब हेनरी ने लेटर पे नाम देखा तो ये नाम बुली होते स्टूडेंट का था और हेनरी को भी याद आ गया कि आखिर वो स्टूडेंट कौन थे और स्टूडेंट का नाम था पैट्रिक। पैट्रिक अपनी प्रीवियस लाइफ में एक बहुत फेमस लॉयर थे जिन्होंने स्कूल वायलेंस के खिलाफ बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी और अगर स्कूल वायलेंस से रिलेटेड कोई भी केस होता था तो पैट्रिक उस पर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाते थे और पैट्रिक ने अपने स्कूल पुलिस को भी जेल में भेजा था। हेनरी ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो इस चीज पे और इन्फॉर्मेशन लेंगे। स्कूल के अगले दिन पैट्रिक वहाँ ह्यूगो से बुली हो रहे थे और इस सीन की कोई फोटो भी ले रहा था और वो थे हेनरी। हेनरी ने इस इंसिडेंट की होते हुए की फोटोज ले ली थी और उनका ह्यूना की लाइफ को फिक्स करने का प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। कुछ समय बाद पैट्रिक अपने क्रैम स्कूल से बाहर आ रहे थे और पैट्रिक अगले स्कूल में नहीं जाना चाहते थे। तभी उनके सामने हेनरी आ गए थे। हेनरी ने पैट्रिक से उनका नाम कंफर्म करा। पैट्रिक ने बताया कि वो वही थे और उन्होंने हेनरी से पूछा कि वो उन्हें कैसे जानते थे और उनका पैट्रिक से क्या काम था। हेनरी ने बताया कि वो ह्यूगो की वजह से आए थे। पैट्रिक ने जब ह्यूगो का नाम सुना तो वो थोड़ा डर गए। हेनरी पैट्रिक को समझाने लगे कि वो जो सोच रहे थे तो ऐसा नहीं था और वो ह्यूगो की वजह से नहीं आए थे और वो ह्यूगो से भी बहुत ज्यादा नफरत करते थे। और हेनरी ने पैट्रिक को बताया कि ह्यूगो उनकी बड़ी बहन के पीछे आ रहे थे। तो पैट्रिक ने पूछा कि वो उनकी बड़ी बहन कौन थी। हेनरी ने बताया कि पैट्रिक उन्हें जानते ही होंगे और बताया कि उनका नाम ह्यूना था और पैट्रिक से पूछा कि क्या वो ह्यूना को पसंद करते थे। पैट्रिक ने बताया कि अगर वो ना बोलेंगे तो ये बात झूठ होगी। हेनरी बहुत खुश हो गए और उन्होंने पैट्रिक से पूछा कि क्या वो ह्यूना से मिलना चाहते थे। पैट्रिक ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे और इस बात का कारण ह्यूगो थे और अगर वो ह्यूना से मिलेंगे तो ह्यूगो उनका बहुत बुरा हाल करेंगे। हेनरी ने पैट्रिक से कहा कि उन्हें अपनी बॉडी की बजाय अपने माइंड से लड़ना होगा और उनके पास एक बहुत अच्छा आइडिया था अगर पैट्रिक उन्हें सुनना चाहते थे और उन्होंने पैट्रिक को एक आइडिया बता दिया था। पैट्रिक ने जब हेनरी का आइडिया सुना तो उन्हें वो आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उन्होंने हेनरी से पूछा कि उन्हें ये सब चीजें कैसे पता थी। हेनरी ने जवाब देते हुए बताया कि ये सब चीजें उन्हें सपने में आई थी। स्कूल के अगले दिन पैट्रिक फिर से ह्यूगो से बुली हो रहे थे। पैट्रिक कह रहे थे कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और ह्यूगो ने अब तक उनसे $6000 ले लिए थे और उनके पास जो भी पैसे थे सब खत्म हो गए थे। ह्यूगो ने पैट्रिक से कहा कि क्या उनके हुए लिए हुए पैसे का हिसाब रख रहे थे और अगर वो रख भी रहे थे तो पैट्रिक इसमें क्या कर सकते थे। और पैट्रिक को बताया कि वो ह्यूगो के साथ कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो प्रीमो गैंग से थे। पैट्रिक ने ह्यूगो से कहा कि वो मजाक तो नहीं करें, प्रीमो गैंग जैसा कुछ नहीं था और वो सिर्फ थर्ड रेट पुलिस। पैट्रिक की इस बात से ह्यूगो को और ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने ह्यूगो को फिर से बीट अप करना शुरू कर दिया। पैट्रिक नीचे गिरे हुए थे और ह्यूगो ने बताया कि उनकी गैंग में उनके पास 20 लोग थे और वो कभी भी पैट्रिक की कहानी खत्म कर सकते थे और पैट्रिक को सबक सिखाने के लिए वो फिर से पैट्रिक को और मारेंगे। पैट्रिक भी जब बीट अप हो रहे थे वो भी कह रहे थे कि उन्होंने हेनरी कही हुई बात मान ली थी और उन्हें अब रिवेंज मिल जाएगा।
और यहाँ स्कूल के ऑफिस में पैट्रिक अपनी सिचुएशन को एक टीचर को बता रहे थे और ह्यूगो के बारे में बता रहे थे कि अपने आप को प्रीमो गैंग कहते थे और वो स्कूल में गैंगस्टर्स की तरह एक्ट कर रहे थे। टीचर ने पैट्रिक से कहा कि क्या वो इस चीज को कुछ और समय इंड्योर नहीं कर सकते थे। पैट्रिक ने टीचर से इस बात का मतलब पूछा तो टीचर ने बताया कि ये बात अच्छी ही है कि काफी लोगों की बजाय एक ही पर्सन को थोड़ा मुश्किल समय हो। पैट्रिक ने हार नहीं मानी थी और वो पुलिस स्टेशन आ गए थे और पुलिस स्टेशन में भी पैट्रिक को ज्यादा मदद नहीं मिली और पुलिस स्टेशन में पैट्रिक ने बताया कि उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए थी। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि उनके साथ टाइम पास ना करें और अगर वो उनका टाइम खराब करेंगे तो उन्हें सेल में डाल देंगे। पैट्रिक भी पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए थे और उन्होंने हेनरी से पूछा कि क्या सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। तो हेनरी ने बताया कि उनका प्लान कंप्लीट होने वाला था और उन्हें एक और चीज और करनी थी। रात के समय ह्यूगो पैट्रिक को ढूंढ रहे थे और ह्यूगो को पैट्रिक का घर मिल गया था। ह्यूगो ने अपने मेंबर्स को कहा कि वो उनकी दीवार को क्रॉस करने में उनकी हेल्प करे और ह्यूगो ने जब वॉल को क्रॉस करा तो पैट्रिक उनके सामने थे और ह्यूगो ने कहा कि उन्होंने पैट्रिक को फाइनली ढूंढ लिया था। पैट्रिक ने भी जब ह्यूगो को देखा तो वो डर गए। ह्यूगो ने पैट्रिक के घर की विंडो को ब्रेक कर दिया था और फिर वो घर के अंदर आ गए थे और आते हुए बता रहे थे कि उन्होंने पैट्रिक को वार्निंग दी थी मगर फिर भी वो नहीं माने थे और अब पैट्रिक की कहानी खत्म होने वाली थी। अगली सुबह पैट्रिक की फैमिली ने भी घर की सिचुएशन देख ली थी। पैट्रिक के डैड भी कह रहे थे कि बात बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुकी थी और वो इसी समय स्कूल जा रहे थे। हेनरी ने पैट्रिक के डैड को बताया कि अगर वो स्कूल भी जाएंगे तो वो एक माफी में बात को वहीं खत्म कर देंगे। पैट्रिक के डैड ने हेनरी से पूछा कि वो इस सिचुएशन में और क्या कर सकते थे और वो इस बात को सिर्फ ऐसे तो नहीं छोड़ सकते थे। हेनरी ने बताया कि बात ऐसे छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और हेनरी और पैट्रिक ने इस सिचुएशन के लिए प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी। पैट्रिक के डैड ने पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहे थे तो हेनरी ने बताया कि वो लोगों को हेल्थ से भी बुरा एक्सपीरियंस देने वाले थे। और यहाँ प्रोसिक्यूटर ऑफिस में हेनरी के डैड ने कहा कि वो एक कंप्लेंट को फाइल करना चाहते थे तो स्टाफ मेंबर ने बताया कि ये काम वो पुलिस स्टेशन में भी कर सकते थे। हेनरी भी वहीं पे थे। उन्होंने बताया कि वो कंप्लेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिस में डायरेक्टली भी कर सकते थे। स्टाफ मेंबर ने पूछा कि उन्हें क्या चाहिए था और क्या बस वो छोटी फाइट को लेके वहाँ पे कंप्लेंट करने आए। हेनरी ने फिर वहाँ पे लीगल टर्म्स के बारे में बोलना शुरू कर दिया था। हेनरी ने बताया कि वो एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन, स्पेशल वायलेंस, ट्रेसपासिंग, डैमेज ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी और इन सब के एविडेंस के साथ एक केस फाइल करना चाहते थे और कहा कि वहाँ पे एक और चीज थी। तो स्टाफ मेंबर ने पूछा क्या। हेनरी ने बताया कि वो पुलिस के खिलाफ भी एक रिपोर्ट फाइल करना चाहते थे। तो इस बात पे स्टाफ मेंबर भी थोड़े कंफ्यूज थे। फिर पैट्रिक और हेनरी ने कहा कि वो बिल्कुल सही सुन रहे थे। केस फाइल करने के बाद पैट्रिक घर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें ह्यूगो ने रोक लिया था और ह्यूगो ने कहा कि वो पैट्रिक का बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और पैट्रिक की हिम्मत भी कैसे हुई कि उन्होंने उनके खिलाफ एक केस फाइल करा था। ह्यूगो एंड गैंग ने पैट्रिक को किडनैप कर लिया था और वो उन्हें एक खाली एरिया में ले आए थे। ह्यूगो के पास एक कटर था और वो कटर को निकालते हुए पैट्रिक से कह रहे थे कि क्या उन्होंने अपना दिमाग सही में खो दिया था और वो आज पैट्रिक की कहानी को खत्म करने वाले थे। पैट्रिक बहुत ज्यादा डरे हुए थे और उन्हें रुकने के लिए कह रहे थे लेकिन तभी वहाँ पे एक फ्लैश लाइट ऑन हुई और वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स आ गए थे और उन्होंने ह्यूगो को वेपन्स को ड्रॉप करने के लिए कहा। ह्यूगो ने भी जब पुलिस ऑफिसर्स को देखा तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। पैट्रिक ने फिर ह्यूगो को अपना फोन दिखाया और ह्यूगो को बताने लगे कि उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स के पास शुरू में ही फोन कर दिया था और सभी कॉल्स अपने आप रिकॉर्ड भी होती हैं और ह्यूगो चाहे तो वो पैट्रिक को कितनी भी धमकियां दे सकते थे। और यहाँ स्कूल में हेनरी टीचर को ह्यूगो की पूरी रिकॉर्डिंग को सुना रहे थे और बता रहे थे कि टीचर ने एक स्टूडेंट की हेल्प करने से मना करा था जिस वजह से ह्यूगो के क्राइम में टीचर भी मिले हुए थे। टीचर ने हेनरी से पूछा कि वो क्या करना चाहते थे। हेनरी के पास तभी एक मैसेज आया। हेनरी ने टीचर को बताया कि ह्यूगो अटेम्प्टेड मर्डर में अरेस्ट हो चुके थे जिस बात पे टीचर बहुत ज्यादा डर गए थे और हैरान हो गए थे। हेनरी ने टीचर को ह्यूगो की पूरी सिचुएशन बताई और टीचर से पूछा कि वो अब क्या करना चाहते थे। टीचर ने भी हार मान ली थी और बताया कि जैसा हेनरी चाहते थे वो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हेनरी ने अपनी कंडीशन बतानी शुरू करी और बताया कि सबसे पहले तो वो ये चाहते थे कि वो पूरा सच बताए। दूसरी कंडीशन में बताया कि वो सभी विक्टिम्स को गैदर करे और उनकी कंप्लेंट फाइल करने में उनकी मदद करे। टीचर ने भी हार मान के इन सब बातों पे एग्री कर लिया था। अगले दिन पैट्रिक और हेनरी आपस में आइसक्रीम खा रहे थे। पैट्रिक ने हेनरी से पूछा कि अब ह्यूगो के साथ क्या होने वाला था। हेनरी ने बताया कि ह्यूगो को कम से कम 10 साल की जेल होने वाली थी। पैट्रिक भी 10 साल सुन के थोड़ा कंफ्यूज थे और इस बात का कारण ये था कि ह्यूगो के ऊपर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हुई थी और उनके सभी क्राइम से एक फेलेनी में आए थे जिस वजह से ह्यूगो वहाँ पे बिल्कुल भी बचने नहीं वाले थे क्योंकि उन्होंने सभी कंप्लेंट्स इंडिविजुअली फाइल करी थी। पैट्रिक ने ह्यूगो से पूछा कि क्या उन्होंने सब कुछ स्टार्टिंग से प्लान किया था। हेनरी ने बताया कि उन्होंने किसी से कुछ ट्रिक सीखी थी। तो पैट्रिक ने उस पर्सन के बारे में पूछा मगर हेनरी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया था। पैट्रिक भी इस बात से कंफ्यूज थे और हेनरी सोच रहे थे कि उन्होंने ये सब पैट्रिक के फ्यूचर से ही सीखा था। तभी वहाँ पे ह्यूना भी आ गई थी
पैट्रिक भी ह्यूना को देख के थोड़ा सरप्राइज थे। हेनरी ने ह्यूना से कहा कि उन्होंने आने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया था। ह्यूना ने हेनरी से पूछा कि उनके पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो वो वहाँ पे आइसक्रीम क्यों खा रहे थे। हेनरी इमोशनल एक्टिंग करने लगे और ह्यूना से पैसे मांगने लगे। पैट्रिक ने भी वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, तो ह्यूना ने पूछा कि क्या वो उन्हें जानते थे। हेनरी ने पैट्रिक को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि वो ह्यूना के ही स्कूल में जाते थे, और बताया कि पैट्रिक अपने क्लास में टॉप में थे और वो हेनरी को पढ़ाई में हेल्प कर रहे थे। ह्यूना ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। हेनरी वहाँ से चले गए थे और पैट्रिक और ह्यूना बात कर रहे थे, और ये सब देखते हुए हेनरी भी सोच रहे थे कि वो सब यही देखना चाहते थे, और उनका अपनी सिस्टर की लाइफ को फिक्स करने का प्रोजेक्ट खत्म हो गया था। और हेनरी ने पैट्रिक और ह्यूना को गुड लक कहा। रात के समय ह्यूना वहाँ पे बुक्स में कुछ ढूंढ रहे थे, तो हेनरी जो पीछे बेड में लेटे हुए थे, उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने अपनी स्टडी गाइड चेक करी थी। ह्यूना ने हेनरी से पूछा कि क्या वो अभी तक सोए नहीं थे, और उन्हें ह्यूना की बात सुनने की कोई भी जरूरत नहीं थी। हेनरी भी पीसफुल एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा खुश थे, और ह्यूना को भी रेड लेटर मिल गया था। कुछ समय बाद हेनरी और पैट्रिक की चैट चल रही थी। हेनरी ने ह्यूना से पूछा कि क्या वो अपना फोन वाइब्रेट पे नहीं कर सकती थी, तो ह्यूना ने कहा कि वो पैट्रिक का टेक्स्ट मिस नहीं करना चाहती थी। पैट्रिक भी खुश थे कि उन्होंने कुछ अच्छा चेंज कर दिया था, और उन्हें यकीन हो गया था कि जो भी उन्होंने देखा तो वो एक सपना तो नहीं था। और हेनरी की मॉम ने सभी को लंच पे बुला लिया था, और फैमिली डिनर टेबल पे बैठ के डिनर कर रही थी, और हेनरी भी खाने की तारीफ कर रहे थे। हेनरी के डैड ने हेनरी से पूछा कि वो स्कूल को अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे और क्या कुछ चल रहा था। हेनरी भी इस बात पे थोड़ा पोज हुए, क्योंकि हेनरी पैट्रिक की मदद कर रहे थे, तो वो काफी समय स्कूल नहीं गए थे, और वो ये बात अपने डैड को बताने में थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे। हेनरी के डैड ने बताया कि वो उन्हें डांट नहीं रहे थे, और वो सिर्फ इस बात का रीजन जानना चाहते थे। हेनरी भी सोच रहे थे कि वो इस बारे में क्या कहें, क्योंकि वो वहाँ पे सच नहीं बता सकते थे, क्योंकि उनकी बात पे कोई बिलीव नहीं करेगा। मगर हेनरी स्कूल में जाके अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहते थे, तो हेनरी ने एक डिसीजन ले लिया था, और हेनरी ने अपने डैड को बताया कि उनके पास स्कूल से सीखने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। हेनरी के डैड ने हेनरी से पूछा कि क्या उन्होंने स्कूल में सब कुछ सीख लिया था। हेनरी ने बताया कि जो भी टीचर्स उन्हें टीच कर रहे थे, उन्हें वो सब कुछ आता था, और उन्हें स्कूल में जाने का और वो सब चीजें दोबारा लर्न करने का कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा था। हेनरी के मॉम और डैड चिंता में आ गए, और उन्होंने हेनरी से पूछा क्या उन्हें कोई स्कूल में बुली कर रहा था। हेनरी ने बात क्लियर करी और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, और उन्होंने डिसाइड करा था कि वो एक लॉयर बनना चाहते थे। इस बात पे हेनरी की फैमिली शॉक हो गई। हेनरी ने बताया कि उन्हें पता था कि उनकी फैमिली उनके बारे में चिंता कर रही थी, मगर हेनरी की मॉम अभी भी इस बात पे थोड़ा हेजिटेंट थी। तो हेनरी ने कहा कि क्यों ना वो उन्हें कंडीशन दे, क्यों ना वो ईयर एंडिंग में GED और CSAT दोनों को पास करें। दोनों कोरियन एग्जाम होते हैं अलग अलग, इंडिया वाले से कुछ रिलेटेड नहीं है अगर कुछ यहाँ पे एग्जाम होता है। हेनरी की मॉम अभी भी थोड़ा कंफ्यूज थी। हेनरी की मॉम और डैड अभी भी थोड़ा कंफ्यूज थे। हेनरी के डैड ने हेनरी को बताया कि वो उनके बारे में चिंता में थे कि अगर वो वहाँ पे फेल हो जाएंगे, मगर उन्हें ये भी पता था कि फेलियर भी उनकी लाइफ के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला था, और अगर हेनरी यही चाहते थे तो हेनरी इस चीज में अपना बेस्ट शॉट दे। और फिर स्कूल में हेनरी के फ्रेंड्स उन्हें उनके साथ जाने के लिए कह रहे थे, मगर हेनरी ने कहा कि वो बहुत ज्यादा बिजी थे और वो उनके बिना जा सकते थे। हेनरी के फ्रेंड्स ने हेनरी से कहा कि अभी एग्जाम्स का सीजन भी नहीं आया था, तो हेनरी ने बताया कि उनके पास CSAT के लिए टाइम नहीं था। तो जब हेनरी के फ्रेंड्स ने CSAT सुना तो वो शॉक हो गए। हेनरी भी अलग अलग जगह पे स्टडी कर रहे थे, और वो स्कूल के बाद स्टडी रूम्स में भी जाके स्टडी करते थे। हेनरी भी देख रहे थे कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मुश्किल थे, और वो ये सोच रहे थे कि पास्ट लाइफ में ये क्वेश्चन तो उनके लिए इजी थे। लेकिन तभी हेनरी को कुछ अचानक से माइंड में हिट हुआ, और हेनरी के सामने एक विजन शुरू हो गया। हेनरी भी वहाँ पे खड़े हो गए और देखने लगे कि वहाँ पे सब क्या हो रहा था, और हेनरी को भी लग रहा था कि उन्होंने कुछ वियर्ड फील करा था। तो माइंड को रिफ्रेश करने के लिए हेनरी रूफटॉप पे आ गए थे। हेनरी को भी लग रहा था कि वो थोड़ा अनवेल फील कर रहे थे, और इस बात का कारण ये हो सकता था कि हेनरी कुछ ज्यादा ही स्टडिंग कर रहे थे। तो हेनरी ने एक ड्रिंक की सिप ली और अपने आप को कहा कि इन सब का कारण उनके एक्सोशन ही हो सकता है, और हेनरी ने अपना कैन डस्टबिन की तरफ फेंक दिया था, मगर उन्होंने शॉट को मिस कर दिया था। तो हेनरी ने बिन के पास जाके अपना कैन अंदर डाला, और वहां पे एक और कैन था। तो जब हेनरी ने उस कैन को डालने के लिए उसे टच करा, तो हेनरी एक और विजन को देखने लगे, और इस विजन में एक पर्सन ने वो कैन ले रखा था। हेनरी ने कैन छोड़ दिया था, जिसकी वजह से विजन वहां रुक गया था। हेनरी भी सोच रहे थे कि उन्होंने वहां पे क्या देखा था और उनके साथ आखिर क्या हो रहा था। हेनरी ने अपने आप को शांत करा और सोचने लगे कि ये सब उनका हेलुसिनेशन भी हो सकता था। तो हेनरी ने कैन को फिर से उठाया, तो हेनरी के सामने एक और विजन शुरू हो गया, और इस विजन में स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे, और एक स्टूडेंट ने उस कैन को ले रखा था।
और उन्होंने ही वो कैन वहाँ पे छोड़ा था। हेनरी भी सोचने लगे कि उन्हें ये विजन्स क्यों दिखाई दे रहे थे। हेनरी अपने रूम में वापस जा रहे थे और वो अपने आप से कह रहे थे कि ये सब उनकी इमेजिनेशन का एक हिस्सा थे। हेनरी ने अपनी स्टडी पे दोबारा फोकस करने का डिसाइड करा और जब हेनरी अपनी टेबल पे बैठने लगे तो उन्होंने जब अपनी टेबल को टच करा तो फिर से एक विजन शुरू हो गया और हेनरी ने देखा कि उस स्टडी टेबल पे जहाँ पे हेनरी थे वहाँ पे एक स्टूडेंट बैठ के स्टडी कर रहे थे। हेनरी भी सोच रहे थे कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा था। तो हेनरी वहाँ पे मैनेजमेंट के पास गए और उन्होंने पूछा कि वहाँ पे उनके सीट पे जो वो इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पे कौन बैठता था। तो मैनेजर ने बताया कि वहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा करते थे जिन्होंने CSAT को 2 बार फेल करा था, मगर फाइनली कुछ समय बाद वो एक फेमस मेड स्कूल में सिलेक्ट हो गए थे। हेनरी ने मैनेजर को उस पर्सन की अपीयरेंस के बारे में बताया। मैनेजर ने कहा कि वो वही थे और क्या वो उस पर्सन को जानते थे। हेनरी भी घर आ गए थे और वो इस चीज पे रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च करने के बाद पता चला कि इस चीज को साइकोटर्मी कहते हैं और इस एबिलिटी से कोई भी किसी चीज को टच करके उस ऑब्जेक्ट के ओनर के बारे में मेमोरीज देख सकता है। हेनरी को लग रहा था कि उन्हें ये एबिलिटी उन्हें पास्ट में आने से मिली थी, मगर क्या ये हेनरी के लिए एक अच्छी चीज हो सकती। हेनरी ने अपने साइड में ह्यूना का वॉलेट देखा और जब हेनरी ने वॉलेट को टच करा तो हेनरी का एक और विजन शुरू हो गया और वो विजन्स पे कुछ नंबर्स देख रहे थे। तो हेनरी ने सोचा ये नंबर्स क्या थे और उन्होंने नंबर 1 को टच करा। तभी उनके सामने पैट्रिक और ह्यूना का सीन आया और हेनरी भी सोच रहे थे कि उनकी शुरुआत बहुत ज्यादा बुरी हुई थी। हेनरी प्रे करते हुए पैट्रिक से माफी मांगने लगे क्योंकि शायद उनकी वजह से पैट्रिक का फ्यूचर थोड़ा खराब होने वाला था। इस सब में अच्छी चीज एक ये भी हुई कि पैट्रिक ह्यूगो से बच चुके थे। हेनरी को भी ये याद आया जब वो विजन देख रहे थे तो वहाँ पे नंबर्स थे और जब हेनरी नंबर्स पे और सोचा तो वो नंबर्स विजन का टाइम थे। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कॉम्बिनेशंस नहीं हो सकते थे तो हेनरी ने वहाँ पे कुछ टेस्ट करे और टेस्ट करने के बाद कंक्लूजन ये आया कि पैट्रिक किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके ऑब्जेक्ट के साथ हुई मेमोरी को देख सकते थे। पावरफुल मेमोरीज ज्यादा क्लियर होती है और जो अनमीनिंगफुल मेमोरीज होती है वो ज्यादा हेजी होती है और विजन का स्पेसिफिक टाइम सिर्फ तभी पता चलता है जब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेमोरीज हो या फिर फीलिंग्स। और अगर कोई अनइम्पोर्टेंट मेमोरी हो उसका विजन देखने के लिए हेनरी को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मगर हेनरी भी ये सोच रहे थे कि उनके पास ये एबिलिटी आई कहाँ से थी। ह्यूना भी वापस घर पे आ गई थी तो हेनरी ने ह्यूना से कहा कि उनका और पैट्रिक का बीच का इंसिडेंट कैसा था और वो ह्यूना के साथ मजाक करने लगे। रात का समय हो गया था और हेनरी भी स्टडी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जब भी वो फोकस करते थे तो वहाँ पे मेमोरीज को देखते थे। तो इसका मतलब ये था कि हेनरी अपनी एबिलिटी को फोकस करके एक्टिवेट कर सकते थे। तो हेनरी ने डिसाइड करा कि वो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगले दिन स्कूल में क्लास खत्म हो गई थी तो हेनरी ने अपने बेंच को टच करा और वहाँ पे हेनरी ने क्लास का एक विजन देखना शुरू कर दिया था और हेनरी को भी अब लग रहा था कि उनकी ये एबिलिटी और ज्यादा यूजफुल होने वाली थी। हेनरी के फ्रेंड ने उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे थे और हेनरी से पूछा कि क्या वो उनके साथ गेम्स खेलना चाहते थे। एबिलिटी की वजह से स्टडिंग इजी हो गई थी तो हेनरी ने गेम्स खेलने का डिसाइड कर लिया था और अपने फ्रेंड के साथ एग्री कर लिया था। हेनरी अपना बैग पैक कर रहे थे तभी वहाँ पे किसी की किट गिर गई थी। हेल्प करते हुए हेनरी ने किट उठा के वहाँ पे दे दी थी और इस किट की ओनर मीरा थी। मीरा ने हेनरी को थैंक यू कहा, मगर जब हेनरी मीरा को किट पास कर रहे थे तो हेनरी ने किट की वजह से एक विजन देख लिया था। मीरा ने हेनरी से कहा कि वो किट को अब छोड़ सकते थे, जिससे हेनरी विजन से बाहर आ गए थे और मीरा वहाँ से चली गई थी। और हेनरी भी अपने देखे हुए विजन के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने अपने विजन को वेरीफाई करने का डिसाइड कर लिया था। हेनरी ने अपने दोस्तों से कहा कि उन्हें कुछ अचानक काम याद आ गया था तो उन्हें वहाँ से जाना होगा, क्योंकि हेनरी को भी पता था कि ये एक ऐसी बात थी जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकते थे। क्लब रूम के बाहर हेनरी वहाँ पे खड़े हुए थे और वहाँ पे टीचर आ गए थे। टीचर ने हेनरी से पूछा कि क्लास के टॉपर वहाँ पे क्या कर रहे थे और टीचर का नाम मिस्टर पार्क था। हेनरी ने बताया कि वो मीरा का इंतजार कर रहे थे और मीरा को क्लब रूम में 1 घंटा हो चुका था। टीचर पार्क ने टीचर ली को बताया कि हेनरी वहाँ पे मीरा का इंतजार कर रहे थे। तो टीचर ली क्लब रूम से बाहर आए और पूछा कि कौन क्या कर रहा था और जब उन्होंने वहाँ पे हेनरी को देखा तो वो थोड़ा शॉक हुए। हेनरी ने बताया कि उन्होंने मीरा के साथ कहीं जाने का प्रॉमिस करा था और अगर वो थोड़ा लेट होंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। टीचर ली ने कहा कि वो बात समझ गए थे और उन्होंने मीरा से कहा कि वो वहाँ से जा सकती थी। मीरा जब क्लासरूम से निकल रही थी टीचर ली ने मीरा से पूछा कि क्या हेनरी उनके बॉयफ्रेंड थे और वो इन चीजों में अपने स्टडीज के अलावा टाइम पास नहीं कर सकती थी और टीचर ली मीरा को गलत तरह से टच कर रहे थे, जिस बात से मीरा भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हेनरी भी ये देख के समझ गए थे कि टीचर ली एक अच्छे इंसान नहीं थे और थोड़े डेंजरस थे। हेनरी और मीरा पार्क में आ गए थे। मीरा ने हेनरी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। हेनरी ने पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहे थे तो मीरा ने बताया कि उन्होंने उनका इंतजार क्यों करा था और उन्होंने वहाँ पे एक झूठ भी बोला था। हेनरी अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा हेजिटेट हो रहे थे तो मीरा ने कहा कि ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग थी कि क्लास के टॉपर भी स्टटर करते हैं। हेनरी को भी याद आ गया था कि उन्होंने मीरा के साथ अपनी ओरिजिनल लाइफ में कभी भी इंटरेक्ट नहीं करा था।
था। हेनरी कुछ कहने वाले थे तो मीरा ने पूछा कि वो क्या कह रहे थे। हेनरी ने मीरा से पूछा कि ये बात अगर वो कहें या फिर मीरा। तो मीरा ने कहा कि वो क्या बात कर रहे थे और वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हेनरी ने मीरा से कहा कि वो इतनी शौक क्यों थी और उन्होंने कुछ ऐसे की बात तो कभी नहीं करी थी और उन्होंने कुछ वैसा भी नहीं कहा था। ये बात सुन के मीरा रोने लगी। हेनरी ने मीरा से कहा कि वो उन्हें उनकी प्रॉब्लम बता सकती थी। मीरा ने बताया कि वो किसी से भी मदद नहीं मांग सकती थी और उनके डैड एक अल्कोहलिक थे और गैम्बलिंग एडिक्ट भी। हेनरी को भी पता था अगर वहाँ पे कुछ कंप्लेन होगी तो मीरा के डैड सेटलमेंट कर देंगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो हेनरी ने मीरा से उनकी मोम के बारे में पूछा। मीरा ने बताया कि उनकी मोम की डेथ बहुत समय पहले हो गई थी। हेनरी को भी पता था कि हालात बहुत ज्यादा बुरे थे और इस केस में वो पुलिस से भी कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। हेनरी ने मीरा से पूछा कि क्या टीचर ली ने उनके साथ कुछ बुरा किया था। मीरा ने बताया कि अगर हेनरी वहाँ पे आज भी नहीं आते तो वहाँ पे कुछ बुरा होता और टीचर ली मीरा को वहाँ पे हमेशा बुलाते और मीरा को इस चीज से बहुत डर लगता है। हेनरी भी टीचर ली को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा थे कि वो टीचर होके ऐसी चीजें एक स्टूडेंट के साथ कैसे कर सकते थे और हेनरी को भी पता था कि वो ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकते थे और उन्हें इसमें किसी की मदद लेनी होगी। और फिर अगले दिन स्कूल में टीचर ली ने हेनरी को बुलाया। स्टूडेंट्स भी देख रहे थे कि टीचर ली फिर से हेनरी को परेशान कर रहे थे और बात कर रहे थे कि टीचर ली कई दिनों से हेनरी को बीट अप कर रहे थे और टीचर ली का ये करने का कारण आखिर क्या हो सकता था। टीचर ली ने हेनरी से कहा कि हेनरी की हिम्मत भी कैसे हुई कि वो मिडिल स्कूल में हाई स्कूल का मैथ कैसे कर रहे थे। हेनरी ने जवाब में बताया क्योंकि उनके पास लर्न करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो इस बात पे टीचर ली ने हेनरी को मारना शुरू कर दिया था और यहाँ मीरा अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही थी। हेनरी भी देख रहे थे कि उनकी वजह से टीचर ने मीरा को ज्यादा नहीं बुला रहे थे। स्कूल ओवर हो गया था। हेनरी भी कह रहे थे कि फाइनली क्लास खत्म हो गई थी। हेनरी ने देखा कि मीरा से एक स्टूडेंट कह रही थी कि टीचर ली उन्हें ऑफिस में बुला रहे थे, जिस बात पे हेनरी टीचर ली पे और ज्यादा गुस्सा हो गए और हेनरी मीरा का इंतजार टीचर ऑफिस के बाहर कर रहे थे। टीचर पार्क भी वहीं से जा रहे थे और उन्होंने हेनरी से पूछा कि क्या वो फिर से मीरा का इंतजार कर रहे थे। हेनरी ने बताया कि वो आज थोड़ी लेट थी। टीचर ली ने हेनरी को इस बात में थोड़ा टीज करा और टीचर ऑफिस में जाके टीचर ली को बताया कि हेनरी मीरा का इंतजार कर रहे थे। टीचर ली ने भी हेनरी का नाम सुना तो वो गुस्सा हो गए और टीचर पार्क को बताया कि उनका काम मीरा के साथ खत्म हो गया था तो वो उन्हें भेज रहे थे। मीरा से टीचर ली ने पूछा कि मीरा का हेनरी से क्या रिलेशन था और क्या वो उनसे डेट कर रही थी और मीरा को बताया कि वो उन पे अच्छी तरह से नजर रख रहे हैं। हेनरी ने देखा कि मीरा क्लास से बाहर आ गई थी और मीरा से पूछा कि क्यों ना वो वहां से चले। मीरा और हेनरी स्कूल से बाहर साथ में जा रहे थे और टीचर ली भी ये सब देख रहे थे। अगले दिन फिर से टीचर ली गुस्से में हेनरी को ढूंढते आ रहे थे। बाकी स्टूडेंट भी कह रहे थे कि उन्हें टीचर ली बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। स्टूडेंट बात कर रहे थे कि इसका कारण ये था कि हेनरी और मीरा डेट कर रहे थे। हेनरी टीचर ली के सामने आ गए थे और उन्होंने टीचर ली से पूछा कि क्या उन्हें फिर से मारने वाले थे। टीचर ली गुस्सा हो रहे थे। हेनरी ने टीचर ली से कहा कि अगर वो उन्हें एक डेंजरस ऑब्जेक्ट से मारेंगे तो ये बात एक स्पेशल वायलेंस में होगी और ये बात उन्होंने पिछले दिन तो ओवरलुक कर दी थी मगर वो ऐसे इस बार नहीं छोड़ेंगे। ये बात कह के हेनरी वहां से चले गए थे। टीचर ली हेनरी को मार नहीं पाए थे मगर वो और ज्यादा गुस्सा थे। स्कूल के बाद मीरा ने हेनरी से माफी मांगी तो हेनरी ने इस बात का कारण पूछा। मीरा ने बताया कि ये सब हेनरी के साथ उनकी वजह से हो रहा था। हेनरी ने मीरा को बताया कि इन सब में मीरा की गलती नहीं थी और इस सब में टीचर ली एक बुरे इंसान थे। मीरा ने भी चिंता में हेनरी से पूछा कि वो इस सब में क्या करने वाले थे और हेनरी की लाइफ धीरे धीरे बुरी होती जा रही थी। हेनरी ने भी इस बात से एग्री करा और बताया कि उनके साथ रहने की भी एक लिमिटेशन थी और हेनरी को भी ये बात पता थी कि ऐसा भी हो सकता था कि टीचर ली मीरा को उनके ग्रेजुएशन के बाद भी बुलाए क्योंकि टीचर ली जैसे इंसान अपने विक्टिम्स को आसानी से तो नहीं छोड़ते हैं। मीरा ने हेनरी से कहा कि अगर ये बात उनके लिए मुश्किल थी तो वो रुक सकते थे। जवाब देते हुए हेनरी ने बताया कि बात ऐसी नहीं थी कि वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं था। तो मीरा ने इस बात का मतलब पूछा। हेनरी ने बताया कि इस बात का सोल्यूशन तो था मगर मीरा को उसे एंड तक देखना होगा और अगर मीरा नहीं चाहती तो वो ऐसा नहीं करेंगे। मीरा ने बताया कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और माफी मांगी कि वो ऐसा नहीं करेंगी। हेनरी ने मीरा से कहा कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं थी। मीरा ने हेनरी को बताया कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो पहली विक्टिम नहीं थी क्योंकि टीचर ली ने मीरा के साथ और गर्ल्स के नाम भी लिए थे और सुन के ऐसा लगता था कि वहाँ पे सिर्फ एक दो गर्ल्स नहीं थी। हेनरी भी सिचुएशन को पूरा समझ गए थे। उन्होंने हेनरी को पूरी बात बताने के लिए थैंक यू कहा और मीरा को बताया कि वो सब कुछ हेनरी पे छोड़ सकते थे। हेनरी ने रिसर्च करी और पता लगाया कि वहाँ पे 4 और विक्टिम हो सकते थे और वो एक सिंगल मदर हाउस में आ गए थे। हेनरी को भी पता चल गया था कि टीचर ली सबसे बुरे तरह के इंसान थे और विक्टिम्स को ढूंढते हुए हेनरी एक सिंगल मदर फैसिलिटी में आ गए थे। हेनरी ने फैकल्टी मेंबर से पूछा कि क्या वो सोयंग से मिल सकते थे। फैकल्टी मेंबर ने हेनरी को बताया कि बाहर के कोई भी मैन अंदर के मदर से नहीं मिल सकते थे। हेनरी ये बात समझ गए थे और उन्होंने वहाँ पे अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन छोड़ दी थी और रिक्वेस्ट करी कि वो उनका मैसेज पास डाउन कर दे और सोयुंग से पूछे कि क्या वो रिवेंज नहीं लेना चाहती थी। कुछ समय बाद सोयुंग ने हेनरी से मिलने का एग्री कर लिया था और मीटिंग में सोयुंग ने हेनरी से कहा कि जितना उन्होंने
उन्होंने एक्सपेक्ट करा था हेनरी उससे कुछ ज्यादा ही यंग थे। और हेनरी का उनसे मिलने का क्या कारण था? हेनरी ने वहाँ पे टीचर ली का नाम लिया और बताया कि टीचर ली वहाँ पे उनके आने का कारण थे। सोयुंग ने थोड़ा डरते हुए पूछा कि क्या वहाँ पे एक और विक्टिम था? हेनरी ने बताया कि विक्टिम की मदर नहीं थी और उनके डैड भी एक अल्कोहलिक थे, मगर वो एक अच्छी लड़की थी। सोयुंग भी ये बात समझ गई थी और उन्होंने हेनरी से कहा कि वहाँ पे उनके आने का कारण ये था कि अगर मीरा टीचर ली को रिपोर्ट करेंगी तो उनके डैड सेटलमेंट मनी ले लेंगे। तो हेनरी ये चाहते थे कि मीरा की जगह सोयुंग उन्हें रिपोर्ट करें, मगर क्या हेनरी को ये बात नहीं पता थी कि अगर ये सिचुएशन होगी तो यहाँ पे सोयुंग की बहुत बदनामी भी होगी। हेनरी को भी पता था कि अगर सोयुंग ने उनसे मीटिंग का एग्री करा था तो वहाँ पे सोयुंग का कुछ तो रिजोल्व होगा ही, और वो इस बात का कारण भी समझ गए थे क्योंकि उन्होंने अपने चाइल्ड के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो हेनरी ने सोयुंग को एक डील दी और बताया कि अगर वो टीचर ली के साथ उनकी मदद करेंगी तो वो उनके चाइल्ड के बायोलॉजिकल फादर को ढूंढेंगे और उन्हें चाइल्ड सपोर्ट देंगे। और वो ये बात गारंटी देते हैं कि वो एक एवरेज लॉयर से बहुत ज्यादा अच्छे हैं और उन्हें लॉयर फीस भी देने की कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि सोयुंग किसी में भी खुद केस कर सकते थे। तो सोयुंग ने पूछा कि क्या ये बात लॉ के अगेंस्ट नहीं थी? हेनरी ने बताया कि ये बात सिर्फ लॉयर्स ने फैला रखी थी ताकि कोई उनकी जॉब करना ले, और कोई भी केस बिना किसी फाइनेंशियल गेन के करना लॉ के अगेंस्ट भी नहीं था। तो सोयुंग ने हेनरी से पूछा कि वो वहाँ पे क्या करें। हेनरी ने बताया कि वो उन्हें पूरा प्लान स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और सोयुंग से पूछा कि क्या वो इस डील पे एग्री करती हैं और प्रॉमिस करा कि वो इस डील को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगी। सोयुंग ने डील पे एग्री कर लिया था और हेनरी ने डिसाइड कर लिया था कि वो टीचर ली को हेल्प देने वाले थे। अगले दिन हेनरी मीरा से मिलने आए थे और मीरा से पूछ रहे थे कि क्या टीचर ली ने मीरा से कुछ कहा था। मीरा ने बताया कि टीचर ली उनसे वीकेंड्स में मिलना चाहते थे। हेनरी ने मीरा से उनकी बात सुनने के लिए कहा और बताया कि अगर मीरा अपनी सिचुएशन से निकलना चाहती है तो सबसे पहले उन्हें उनकी डैड की प्रॉब्लम को रिजोल्व करना होगा। मीरा ने बताया कि उनके डैड अल्कोहलिक हैं और वो उनको कोई भी बात नहीं समझा सकती। हेनरी ने बताया कि मीरा को सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करना होगा ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। मीरा ने भी पूछा कि आखिर उनकी बात कौन सुनेगा। हेनरी ने बताया कि ये बात सच नहीं थी और जब तक मीरा हेनरी पे ट्रस्ट करेंगी तो ये सब कुछ पॉसिबल होने वाला था। हेनरी मीरा के नेबरहुड में आ गए थे और वो वहाँ के लोकल लोगों से मीरा के डैड के बारे में इंटरव्यू ले रहे थे और वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे। लोकल लोग मीरा के डैड के बारे में बता रहे थे कि वो हमेशा ड्रंक ही रहते हैं और ये भी बताया कि काफी लोगों से उन्होंने पैसे भी ले रखे हैं तो मीरा के डैड वो भी वापस नहीं कर रहे हैं। और इंटरव्यू के बाद हेनरी फिर से प्रोसिक्यूटर ऑफिस में आ गए थे। स्टाफ मेंबर ने हेनरी से पूछा कि वो वहाँ पे क्यों आए थे और क्या वो एक और कंप्लेंट फाइल करना चाहते थे। तो हेनरी ने बताया कि उनके वहाँ पे आने का कारण यही था और वो लॉ की स्टडी करते हुए लोगों की हेल्प कर रहे थे। स्टाफ मेंबर ने पूछा कि वो लॉ की स्टडी कर रहे थे और जब उन्होंने हेनरी के पेपर्स लेके पढ़े तो उन्होंने देखा कि पेपर्स बिल्कुल परफेक्ट थे। मीरा ने भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ दे दिया था। स्टाफ मेंबर भी देख रहे थे कि हेनरी को कुछ ज्यादा ही बातें पता थी और इस फॉर्म की वजह से मीरा के डैड किसी भी क्राइम के सेटलमेंट के लिए नहीं आ पाएंगे। हेनरी ने स्टाफ मेंबर से पूछा कि क्या इतने पेपर्स काफी थे। स्टाफ मेंबर ने बताया कि पेपर्स बिल्कुल ठीक थे। उस शाम को मीरा के डैड मीरा को डांट मार रहे थे और मीरा से कह रहे थे कि मीरा की हिम्मत भी कैसे हुई कि उन्होंने उनके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट करी थी। हेनरी भी मीरा के घर के बाहर खड़े थे और वो ऑफिशियल्स का इंतजार कर रहे थे और वहाँ पे ऑफिशियल्स आ गए थे। ऑफिशियल्स ने मीरा के डैड को उनके घर से बाहर निकाल दिया था और कह रहे थे कि उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत थी। मीरा के डैड ने वहाँ से भागने की कोशिश करी लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने मीरा के डैड को पकड़ लिया था। मीरा के डैड जाते हुए बिल्कुल हल्ला कर रहे थे और शोर मचा रहे थे। मीरा के डैड ने अपना कंट्रोल खो दिया था और उन्होंने एक बोतल को ब्रेक करके पुलिस ऑफिसर की तरफ पॉइंट करा। ऑफिशियल्स कह रहे थे कि ये पर्सन अपने कंट्रोल में नहीं था और पुलिस ऑफिसर से कहा कि वो इन्हें कंट्रोल में लाए। पुलिस ऑफिसर ने मीरा के डैड पे स्टन गन का यूज कर दिया था और मीरा के डैड वहीं पे कोलैप्स हो गए थे। ऑफिशियल्स ने मीरा को घर से बाहर लाने के लिए कहा और कहा कि वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बता रहे हैं और इस मूवमेंट से मीरा के डैड जो कि वायलेंस और एग्रेशन में है, इस वजह से मीरा के डैड को एक मेंटल इंस्टीट्यूशन पे लेके जाया जा रहा था और हेनरी ने यहाँ पे मीरा के डैड की प्रॉब्लम सोल्व कर दी थी। उसके बाद हेनरी और मीरा एक पार्क में मिल रहे थे। मीरा ने हेनरी से कहा कि जैसा हेनरी ने कहा था सब कुछ वैसा ही हुआ था और हेनरी को बताया कि कोर्ट ने बात बताई थी कि अब मीरा के डैड को इनकम्पिटेंट फाइल कर दिया था और हेनरी से इसका मतलब पूछा तो हेनरी ने बताया कि ये क्वासी इनकम्पिटेंट होता है मगर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और इस वजह से मीरा के डैड किसी भी लीगल एक्शन में पार्टेक नहीं कर पाएंगे और क्योंकि अब मीरा के डैड की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी तो अब सिर्फ टीचर ली बचे थे। हेनरी ने मीरा को बताया कि 4 विक्टिम्स ने कंप्लेंट्स फाइल कर दी थी और टीचर ली अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे
और मीरा को अपने साथ उनके घर बुलाया ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। मीरा ने इस बात से एग्री कर लिया था और यहाँ टीचर ली मीरा के घर के आगे आ गए थे और वो चिल्ला चिल्ला के मीरा का नाम लेके गेट को खोलने के लिए कह रहे थे और टीचर ली यहाँ बिल्कुल मेंटल ब्रेकडाउन में थे। मीरा बता रही थी कि उनकी नेबर ने बताया था कि एक क्रेजी पर्सन उनके घर के आगे वहाँ पे चिल्ला रहा था। हेनरी भी समझ गए थे कि वो टीचर ली ही थे और टीचर ली मीरा से मिलके सब सेटल करना चाहते थे। मीरा ने हेनरी से पूछा कि क्या टीचर ली और विक्टिम के पास भी गए थे। हेनरी ने बताया कि ये बात हो सकती थी और बताया कि अगर पुलिस ऑफिसर इस केस में ज्यादा केयरफुल होते तो ये सिचुएशन नहीं होती। हेनरी ने मीरा से कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी और वह सब कुछ संभाल लेंगे। कुछ समय बाद हेनरी के डैड ने हेनरी से पूछा कि आखिर क्या चल रहा था और टीचर ली मीरा को ढूंढते हुए हेनरी के घर पे क्यों आए थे। और हेनरी के डैड चाहते थे कि हेनरी उनको बिल्कुल सच बताए और उन्हें पता था कि हेनरी ऐसे इंसान नहीं थे जो ये चीजें बिना किसी कारण के करे। तो हेनरी ने अपने डैड को सभी बात बता दी थी। हेनरी के डैड ये सब बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में थे और कह रहे थे कि ऐसा इंसान अपने आप को टीचर भी कैसे खा सकता था। हेनरी अपने डैड को शांत होने के लिए कह रहे थे। हेनरी के डैड ने बताया कि उनके पास भी एक डॉटर थी और वो इस सिचुएशन पे कुछ भी रिएक्ट तो नहीं कर सकते थे। हेनरी ने अपने डैड को बताया कि ये एक ऐसी फाइट थी जो उन्होंने पूरी प्रिपरेशन के साथ करी थी और उनके डैड को इसमें चिंता करने की कुछ भी जरूरत नहीं थी। हेनरी के डैड ने हेनरी की इस बात पे भरोसा करा और इस सिचुएशन पे हेनरी को एक कंडीशन दे दी थी। हेनरी और मीरा स्कूल में जा रहे थे। मीरा हेनरी से कह रही थी कि उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे इंसान थे। तो हेनरी ने मीरा से कहा कि अच्छा होगा कि वो कुछ समय होटल में रहे। मीरा इस बात पे थोड़ा शौक हुई मगर इन्होंने इस बात पे एग्री करा। मीरा ने बताया कि वो समझ सकती थी कि वो उनकी फैमिली को अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। हेनरी ने मीरा को वहीं पे रोक दिया और बताया कि बात ये बिल्कुल भी नहीं थी और हेनरी और उनके डैड के बीच की कंडीशन बताई। हेनरी के डैड ने कंडीशन बताया कि मीरा उनके साथ नहीं रह सकती थी और अगले दिन ही वो मीरा को एक होटल में भेज दे और उसके पैसे हेनरी के डैड देंगे। हेनरी ने अपने डैड को कहा कि वो मीरा को अकेले नहीं छोड़ सकते थे। हेनरी के डैड ने अपनी बात पूरी करी। हेनरी के डैड ने बताया कि मीरा टीचर ली की वजह से बहुत ज्यादा एंशियस फील कर रही होगी और उन्हें ऐसा भी लग रहा होगा कि वो फैमिली पे एक बर्डन है और टीचर ली भी मीरा को ढूंढते उनके घर पे आ सकते थे और हेनरी के डैड ये चाहते थे कि मीरा जितना हो सके उतना पीसफुल टाइम निकाले। हेनरी ने ये बात मीरा को बता दी थी। मीरा ने माफी मांगी क्योंकि वो पूरी बात सुने कंक्लूजन पे आ गई थी। हेनरी ने मीरा को बताया कि उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वहाँ पे केस खत्म होने वाला था और हेनरी ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो मीरा को कुछ भी करके प्रोटेक्ट करेंगे। हेनरी स्कूल पहुंच गए थे और प्रिंसिपल ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी और प्रिंसिपल हेनरी को बात को ड्रॉप करने के लिए कह रहे थे लेकिन हेनरी इस बात को नहीं मान रहे थे। टीचर ली भी वहीं थे और वो इस बात पे गुस्सा हो रहे थे। प्रिंसिपल ने टीचर ली को शांत होने के लिए कहा। हेनरी ने प्रिंसिपल से पूछा कि क्या उनकी कोई भी बात उन्होंने जो कही थी गलत थी। प्रिंसिपल ने कहा कि वो ठीक तो कह रहे थे। टीचर ली से भी कहा कि वो अच्छे टीचर्स का नाम खराब तो ना ही करें। टीचर ली ये बातें सुनते हुए और भी गुस्सा होते जा रहे थे और प्रिंसिपल उन्हें शांत होने के लिए कह रहे थे। हेनरी ने बताया कि पास्ट के 4 और केस आ गए थे और उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि स्कूल कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रहा था। प्रिंसिपल ने बताया क्योंकि कोई भी एलिगेशंस प्रूव नहीं हुई थी, क्यों ना वो मीरा से माफी मांग के ये सब बातें सेटल कर लें। ये बातें सुन के हेनरी भी समझ गए थे कि टीचर भी आपस में मिले हुए थे। प्रिंसिपल ने हेनरी से पूछा कि क्यों ना वो इसी बात को यहीं पे खत्म कर दें। हेनरी ने भी ये बात सुन ली थी और प्रिंसिपल को बताया कि अगर बात यही थी तो उनके पास कोई और चॉइस नहीं बची थी और बताया कि वैसे भी कोर्ट उनके पास कॉल करने ही वाला था मगर हेनरी उन्हें ये बात पहले ही बता रहे थे और कोर्ट ने टीचर ली के खिलाफ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकाला था जिस वजह से टीचर ली मीरा के 200 मीटर के पास नहीं आ सकते थे और उनके हाथ में जो वारंट था वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर था। प्रिंसिपल ली ने ये बात बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। हेनरी ने प्रिंसिपल ली से पूछा कि उन्हें रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर का इफेक्ट पता ही होगा। टीचर ली का भी गुस्सा कंट्रोल में नहीं आ रहा था। हेनरी ने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करी कि वो टीचर ली को स्कूल की प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दे क्योंकि तभी वो 200 मीटर की रेडियस से बाहर होंगे। प्रिंसिपल इस बात को सुन के हेनरी पर गुस्सा हो रहे मगर वो हेनरी से कुछ भी नहीं कह सकते थे तो वो टीचर ली पे चिल्लाने लगे मगर उन्होंने हेनरी से कहा कि उनकी रिक्वेस्ट माननी थोड़ी मुश्किल थी। हेनरी ने प्रिंसिपल को बताया कि अगर उनका डिसीजन यही था तो वो ऑफिशियल ऑर्डर मानने से रिफ्यूज कर रहे थे और हेनरी ने पुलिस के पास कॉल कर दिया था। हेनरी ने पुलिस को बताया कि वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए कॉल कर रहे थे और वो पर्सन उनके पास थे और उन्हें डर लग रहा था। कुछ समय बाद स्कूल में पुलिस आ गई थी। पुलिस ने टीचर ली को पकड़ लिया था और वो टीचर ली को स्कूल से बाहर निकाल रहे थे। जब ये सब हो रहा था हेनरी ने प्रिंसिपल से पूछा कि क्या वो टीचर ली को सस्पेंड करने वाले थे और क्या वो भी लीगल सेक्शंस में आना चाहते थे। प्रिंसिपल ने हेनरी से लीगल एक्शंस के बारे में पूछा। हेनरी ने प्रिंसिपल को बताया कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट्स को क्रिमिनल से बचाए और वो अगर टीचर ली को सस्पेंड नहीं करेंगे तो हेनरी एक कंप्लेंट प्रिंसिपल के खिलाफ पे रजिस्टर करेंगे मगर वो जो कंप्लेंट होगी वो एक सिविल कंप्लेंट होगी जिसके अंदर
अंदर प्रिंसिपल को एज ए क्रिमिनल रजिस्टर किया जाएगा और अगर कंप्लेंट हुई तो प्रिंसिपल को भी रिजल्ट पता ही होंगे। प्रिंसिपल को भी पता चल गया था कि वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते थे और उन्होंने टीचर ली को उसी दिन से सस्पेंड कर दिया था और मीटिंग वहाँ खत्म हो गई थी। स्कूल के बाद हेनरी ने मीरा से पूछा कि क्या वो ठीक थी। मीरा ने बताया कि सब कुछ ठीक था और उन्होंने हेनरी को थैंक यू कहा, मगर उन्होंने हेनरी से पूछा कि क्या वो ठीक थे क्योंकि मीरा की वजह से बाकी टीचर्स भी हेनरी को टारगेट कर रहे थे। हेनरी ने बताया कि उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्हें ऐसे टीचर से कुछ भी मतलब नहीं था। मीरा ने भी इस बात से एग्री करा और बताया कि उनके एक दूर के रिलेटिव ने उन्हें अपने पास बुला लिया है और वो कुछ समय बाद उनके पास मूव इन कर जाएगी। हेनरी ने बताया कि ये बात बहुत ज्यादा अच्छी थी, मगर मीरा कहीं भी जाए तो वो हेनरी को ना भूले। कुछ समय बाद मीरा और सोइंग पुलिस स्टेशन आए हुए थे, मगर पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि वहाँ पे ये तीसरा इंसान कौन थे। हेनरी ने बताया कि वो उनके दोस्त थे और वहाँ पे वो एक विटनेस भी थे। ऑफिसर ने बताया कि वहाँ पे उनकी टेस्टिमनी की जरूरत नहीं थी तो वो घर जा सकते थे। हेनरी भी ऑफिसर का एटीट्यूड देख के समझ गए थे कि ये ऑफिसर वहाँ पे बिक चुके थे और इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं होने वाली थी। ऑफिसर ने फिर मीरा और सोयुंग से क्वेश्चंस पूछे और क्वेश्चंस पे वो टारगेट करते हुए ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे जिसकी वजह से यहाँ पे गलती मीरा और सोयुंग की लग रही थी। मीरा और सोयुंग ने इस बात पे कुछ नहीं बोला। ऑफिसर और ज्यादा टारगेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। हेनरी ने ऑफिसर को रुकने के लिए कहा। ऑफिसर से उन्हें रुकने का कारण पूछा। हेनरी ने बताया कि ऐसे केस को हैंडल करने के लिए गाइडलाइंस है और ऑफिसर वहाँ पे गाइडलाइंस को फॉलो करना भूल रहे थे और सबसे पहले ऐसे केस के इंटेरोगेशन पब्लिक प्लेसेस पे नहीं की जा सकती और दूसरी गाइडलाइन ये है कि वहाँ पे एक फीमेल इंटेरोगेटिंग ऑफिसर होनी चाहिए और अगर कोई विक्टिम अंडर एज है तो वहाँ पे प्रिकॉशन लेने चाहिए और वहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए जिसकी वजह से किसी भी चाइल्ड को कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ना हो। पुलिस ऑफिसर ने माफी मांगी और बताया कि वो बातें भूल गए थे। सोयुंग और मीरा ने एक फीमेल ऑफिसर और एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाने की रिक्वेस्ट करी। ऑफिसर चेंज हो गए थे और मीरा और सोयुंग की इंटरोगेशन हो रही थी। फीमेल पुलिस ऑफिसर ने हेनरी से रूम से बाहर जाने के लिए कहा। हेनरी ने कहा कि वो उनकी बात समझ गए थे मगर वो जानना चाहते थे कि ये एक इंटरोगेशन है या फिर इन्वेस्टिगेशन। फीमेल ऑफिसर ने इस बात का मतलब पूछा। हेनरी ने बताया कि अगर ये एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन है तो हेनरी को वहाँ से जाने की कोई भी जरूरत नहीं थी और अगर विक्टिम चाहे तो वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए किसी भी पर्सन को वहाँ पे लेके आ सकता है। मीरा भी ये बात समझ गई थी और रिक्वेस्ट करते हुए बताया कि वो चाहते थे कि हेनरी वहीं रहे। पुलिस ऑफिसर ने इस बात पे थोड़ा अजीब रिएक्ट करा और जब हेनरी ने ये बात नोटिस करी और पुलिस ऑफिसर का नाम पढ़ा तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने ये नाम कहीं सुना था और रूम से बोल के चले गए कि वो बाथरूम यूज करने जा रहे थे और जाते हुए हेनरी भी सोच रहे थे कि उन्होंने ये नाम कहाँ सुना था। तो हेनरी ने इस बात पे थोड़ी रिसर्च करी और उन्हें ये याद आ गया कि ये नाम वहाँ पे उन्होंने कहाँ सुना था। हेनरी भागते हुए इंटेरोगेशन रूम में आए और कहा कि उनका इस इन्वेस्टिगेशन पे ऑब्जेक्शन था। पुलिस ऑफिसर ने हेनरी से कहा कि वो ऐसे रिएक्ट नहीं कर सकते थे। हेनरी ने पुलिस ऑफिसर से कहा कि वो इस केस को हैंडल करने के लिए क्वालिफाइड नहीं थी। हेनरी ने इन्वेस्टिगेटर को बताया कि वो बैकग्राउंड को चेक करने के बाद वो ऑफिसर को चेंज करना चाहते थे। ऑफिसर ने हेनरी से पूछा कि वो अचानक से सब क्या कर रहे थे और इन सब बातों का रीजन क्या था। हेनरी ने बताया कि उन्हें ऑफिसर का नाम कहीं सुना हुआ लग रहा था और जब उन्होंने रिसर्च करी तो पता चला कि ऑफिसर का एक रिकॉर्ड है जिसमें ऑफिसर ने ऑफेंडर के सपोर्ट में बोला है। ये बात सुन के सोयुंग और मीरा हैरान हुए। ऑफिसर ने बताया कि वो अलग केस था। हेनरी ने ऑफिसर से कहा कि भले ही केस अलग हो मगर ऑफिसर के कहे हुए वर्ड्स नहीं, क्योंकि ऑफिसर ने केस खत्म होने के बाद ये कहा था कि विक्टिम के साथ जो भी हुआ था उन्होंने वो डिजर्व करा था। हेनरी ने विक्टिम के और भी इंटरव्यू को चेक करा था जिसमें ऑफिसर ने सभी केस में विक्टिम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा था और ये सब बातें एक ऑफिसर इन केसेस में कैसे कह सकता है। इन्वेस्टिगेटर ने हेनरी की बात से एग्री करा और हेनरी की ऑफिसर को चेंज करने के रिक्वेस्ट को एग्री कर लिया था और हार मान के पुलिस ऑफिसर वहां से चली गई थी। ऑफिसर चेंज हो गया था और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो गई थी। हेनरी ने सोयुंग को कहा कि वो पूरे सेशन को रिकॉर्ड करे और ये बात ऑफिसर से कंफर्म करी कि वहाँ पे कोई भी रिकॉर्डिंग होगी तो वो इलीगल नहीं होगी। ऑफिसर ने इस बात से एग्री करा। इन्वेस्टिगेटर ने मीरा को बताया कि उनके भाई बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। सोयुंग ने इस बात से एग्री करा और बताया कि उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि उनका एक खुद का लॉयर था। इन्वेस्टिगेशन के बाद सोयुंग वहाँ से जा रही थी। सोयुंग ने जाने से पहले हेनरी से कहा कि अगर हेनरी वहाँ नहीं होते तो वहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होती। हेनरी ने सोयुंग को थैंक यू कहा क्योंकि उन्होंने गिव अप नहीं करा था, मगर अभी भी सोयुंग के साथ उनकी डील बाकी थी। यहाँ टीचर ने अपने लॉयर को बता रहे थे वो जितने भी पैसे चाहते थे वो उन्हें देंगे और वो किसी भी तरह उनको बचा ले और टीचर ने बिल्कुल ब्रेक डाउन पे थे। मीरा भी अपने रिलेटिव की टाउन पे जा रही थी और उनके घर का सामान पैक हो गया था। हेनरी ने मीरा को बताया क्योंकि टीचर ने लॉ को ब्रेक करा था तो उन्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी और मीरा से कहा कि अगर उन्हें कोई भी जरूरत हो तो उनके पास कॉल कर सकते थे। मीरा ने हेनरी से पूछा कि क्या वो हेनरी के पास बिना किसी कारण के भी कॉल कर सकते थे। हेनरी ने मीरा से कहा कि वो उन्हें जब भी
चाहे कॉल कर सकती थी और वो उम्मीद करेंगे कि मीरा आपसे खुशी रहेंगी। और मीरा ने हेनरी को गुड बाय भी कह दिया था और मीरा ने जाते हुए हेनरी को थैंक यू भी कह दिया था। और मीरा को भी पता था कि अगर वो हेनरी से नहीं मिलती तो वो अभी भी उसी हेल में फंसी होती। और जाते हुए मीरा ने अपने लॉयर को थैंक यू कहा। हेनरी को भी अपनी पहली लॉयर की फीस बुरी नहीं लग रही थी, मगर हेनरी को पीछे से किसी ने बुलाया और जब हेनरी ने मुड़ के देखा तो वो ह्यूना थी। ह्यूना ने हेनरी से कहा कि वो लाइफ में कुछ ज्यादा ही मजे कर रहे थे और वो ये बात अपनी मॉम को बताएंगी। हेनरी भी समझ गए थे कि ह्यूना उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी और उनसे पैसे ले रही। कुछ समय बाद टीचर ली के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे थे। हेनरी भी इस बात पे थोड़े डिसअपॉइंटेड थे कि टीचर ली को सिर्फ 5 साल की जेल हुई थी और अगर हेनरी और भी केस देंगे तो मैक्सिमम 7 साल की जेल होगी। तो हेनरी भी इस नोट पे कह सकते थे कि वहाँ पे केस खत्म हो गया था और अब उन्हें सोयुंग के पैटर्निटी टेस्ट की लॉ सूट की तैयारी करनी होगी। मगर इस सब के बीच में हेनरी को पढ़ाई का टाइम बहुत कम मिल रहा था। हेनरी एक बेकरी में सोयुंग से बात कर रहे थे और सोयुंग को बता रहे थे कि लॉ सूट इतना मुश्किल नहीं होने वाला था। सोयुंग ने भी कहा कि ये बात बहुत ज्यादा रिलीफ वाली थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिंता में थी। हेनरी ने यह भी बताया कि मोस्ट प्रिपरेशंस हो चुकी थी। सोयुंग बता रही थी कि उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पैटर्निटी और लॉ सूट टेस्ट इतने आसानी से हो जाएंगे। हेनरी ने सोयुंग को बताया कि चाइल्ड सपोर्ट के लिए क्लेम्स बहुत ज्यादा आसान थे और यहाँ सोयुंग के पास एक बहुत बड़ा एविडेंस था। सोयुंग ने हेनरी से पूछा कि वो किस बड़े एविडेंस के बारे में बात कर रहे थे। हेनरी ने बताया डीएनए, और जीन से बड़ा कोई भी एविडेंस नहीं था। सोयुंग ने हेनरी को थैंक यू बोला क्योंकि हेनरी ने वहाँ पे पैटर्निटी टेस्ट के पैसे दिए थे और बताया कि उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था कि उन्हें इन चीजों के भी पैसे देने होते हैं। हेनरी ने कहा कि उन्हें थैंक यू बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुका था तो उन्हें अब सभी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट करने थे। और हेनरी अज्यूम तो यही कर रहे थे कि अब से सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होने वाला था। मगर कुछ समय बाद हेनरी ने सोयुंग को बताया कि केस डिसमिस हो गया था। सोयुंग ने पूछा कि केस डिसमिस क्यों हो गया था, क्योंकि हेनरी ने तो ये कहा था कि एविडेंस के साथ फाइट करना बहुत आसान होगा। हेनरी ने सोयुंग को बताया क्योंकि वो टीचर ली के केस की वजह से बहुत ज्यादा बिजी थे। उसी बीच चाइल्ड के फादर की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। इस बात पर सोयुंग शौक में आ गई थी और कहने लगी कि अचानक से सब क्या हो गया था और अब उनके बेटे मिन का क्या होगा, और अगर वो मिन को बिना फादर के रेस करना चाहती है तो उन्हें चाइल्ड सपोर्ट तो चाहिए ही होगा। सोयुंग डिप्रेस थी और वहाँ पे रो रही थी और कह रही थी कि वो वहाँ पे क्या कर सकती थी। हेनरी भी सोयुंग को देखते हुए सोच रहे थे कि वो क्या कर सकते थे। तभी हेनरी के पास एक आइडिया आया और उन्होंने सोयुंग को बताया कि वहाँ पे एक सोल्यूशन था, क्योंकि जनरेशन से पास डाउन होते हैं तो क्यों ना वो मिन को उनके ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर का एयर बने। सोयुंग ने हेनरी से पूछा कि क्या वो इस बात पे एग्री करेंगे। हेनरी ने बताया कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि अगर उस बात पे एग्री करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि लॉ ऐसे ही वर्क करता है। हेनरी ने सोयुंग को एक एजेंसी में भेज दिया था और हेनरी ने सोयुंग को कहा था कि वो इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकती थी और उन्होंने सोयुंग को एड्रेस दे दिया था और ये कहा था कि वो वहाँ पे जाके उन्हें ये नोट दे दे। और हेनरी भी ये सोच रहे थे कि क्या वहाँ के सुपरवाइजर अभी भी वहाँ पे गंजे थे, और सोयुंग को बताया कि वो उन्हें वहाँ पे जाके डरने की जरूरत नहीं थी। सोयुंग ने एजेंसी में आके वहाँ पे हेनरी का दिया हुआ नोट दे दिया था। सुपरवाइजर ने सोयुंग को बताया कि उन्हें बस कुछ कॉल्स करने थे और वो कुछ ही समय में उनका काम कर देंगे। एजेंसी में से सोयुंग वापस कैफे में आ गई थी। हेनरी ने सोयुंग से पूछा कि वहाँ पे सब कुछ कैसा हुआ था। सोयुंग ने बताया कि सुपरवाइजर ने उन्हें बहुत जल्दी उनकी रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन दे दी थी और सोयुंग ने डॉक्यूमेंट्स को हेनरी को दे दिया था। हेनरी ने सोयुंग से पूछा कि क्या सुपरवाइजर गंजे थे। सोयुंग ने हेनरी को बताया कि सुपरवाइजर के सर पे ऊपर तो बाल नहीं थे मगर साइड में थे। हेनरी को भी सुपरवाइजर के साथ हुआ एक इंसिडेंट याद आ गया था और हेनरी ने जब डॉक्यूमेंट्स निकाल के पढ़े तो कहा कि ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। सोयुंग ने हेनरी से पूछा कि क्या डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती थी। हेनरी ने बताया कि उन्हें फादर का पता चल गया था मगर प्रॉब्लम ये थी कि ग्रैंडफादर का नाम यू मिन था। सोयुंग ने हेनरी से पूछा कि ये कौन था और क्या ये कोई फेमस पर्सन था। हेनरी ने बताया कि जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं थे उन्हें इसके बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, मगर ये पर्सन डेयंग कंपनी के सीईओ थे। सोयुंग ने भी जब डेयंग कंपनी का नाम सुना तो हैरान हो गई और हेनरी से पूछा कि क्या वो मेजर कंपनी डेयंग की बात कर रहे थे। हेनरी ने बताया कि चाइल्ड के फादर ने सोयुंग को जानबूझ के उनकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया था। सोयुंग ने भी कहा कि उन्हें उन पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं होगा। हेनरी ने सोयुंग से पूछा कि क्या ये बात गारंटीड थी कि चाइल्ड के फादर संगमिन ही थे। सोयुंग ने भी कहा कि वो सर्टेन थी कि चाइल्ड के फादर संगमिन ही थे। हेनरी ने सोयुंग को बताया कि ये केस अब एक इनहेरिटेंस केस बन गया था। सोयुंग ने जब ये देखा कि हेनरी ये बोलते हुए थोड़ा चिंता में लग रहे थे और कहा कि वो लोग तो अमीर थे और चाइल्ड सपोर्ट देना भी कोई मुश्किल काम नहीं होने वाला था। हेनरी ने सोयुंग को बताया कि सीईओ यू मिन के 3 बेटे थे, जिसमें से सबसे बड़े बेटे की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी और अब क्योंकि संगमिन भी मर चुके थे तो वहाँ पे एक ही बेटे बचे थे और वो मैरिड थे और उनकी 2 बेटियां भी थी। और अगर डेयोंग इस केस को एक्नॉलेज करती है तो ऐसा हो सकता है कि सोयुंग के बेटे को कंपनी का एयर बना दिया जाएगा। हेनरी ने यू मिन की टोटल एसेट की एस्टिमेट 1.2 ट्रिलियन बताई और सोयुंग को बताया कि अगर उनके बेटे एलिजिबल हुए तो उन्हें 600 बिलियन वोन की
इनहेरिटेंस मिलेगी। जब सोयुंग ने 600 मिलियन सुना तो वो भी हैरान हो गई। हेनरी की पास्ट लाइफ में जो एकलौते बेटे बचे थे जिनका नाम यू संग था, उन्होंने कंपनी को इनहेरिट करा था, मगर यू संग की ग्रेड की वजह से कंपनी 10 साल बाद डूब गई थी। और हेनरी को भी याद आया कि उनके दोनों भाइयों की डेथ एक्सीडेंट्स हुई थी, मगर इस बात का कोई एविडेंस नहीं था। मगर ये बातें बहुत ज्यादा सस्पिशियस। डेयोंग के फ्यूचर को भी जज करते हुए हेनरी को भी पता था कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली थी और हेनरी की सिचुएशन भी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। हेनरी ने सोयुंग को बताया कि यहाँ पर चाइल्ड सपोर्ट या फिर इनहेरिटेंस मेन प्रॉब्लम नहीं थी और बताया कि उनके बेटे सीओ यू मिन के डायरेक्ट मेल डिसेंडेंट थे। सोयुंग भी हेनरी की बातें धीरे धीरे समझ रही थी। हेनरी ने सीओ यू मिन की पर्सनैलिटी को जज करते हुए बताया कि ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उनके बेटे कंपनी के हायर भी बन सकते हैं। हेनरी शुरू में तो सिर्फ एक बुरे टीचर को पनिश करना चाहते थे, मगर उन्होंने ऐसी लैंडमाइन पे पैर रख दिया था जिससे वो बिल्कुल भी बच नहीं सकते थे। डेयोंग कंपनी के हेडक्वार्टर्स में यूसुंग की बात पूछ रहे थे कि क्या ये बात सही थी कि संगमिन के पैटर्निटी के लिए लॉसूट हो गया था। सेक्रेटरी ने बताया कि डिफेंडेंट क्योंकि नहीं थे तो केस डिसमिस हो गया था, मगर यूसुंग और ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। सेक्रेटरी ने बताया कि उन्होंने इस बात पे रिसर्च करी थी और जिन्होंने केस करा था उनका नाम सोयुंग था और ये बात भी सच थी कि वो संगमिन को डेट कर रही थी। यूमिन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और कह रहे थे कि वो मरने के बाद भी उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम्स दे रहे थे। यूमिन ने सेक्रेटरी से पूछा कि क्या ये बात पक्का थी कि ये बेटी उनके भाई के ही थे। सेक्रेटरी ने बताया कि पैटर्निटी टेस्ट ने ये बात कंफर्म कर दी थी और बताया कि संगमिन एक सिंगल मदर हाउस में रह रही थी। यूसंग ने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया कि वो सोयुंग से इस लॉसूट से पीछे हटने के लिए कहें और अगर उनके फादर के लिए कोर्ट से कोई भी डॉक्यूमेंट आता है तो वो उनके पास कुछ भी नहीं पहुंचने दे, क्योंकि उनके फादर को अगर कोई बात पता चलेगी तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। सेक्रेटरी भी यूसंग के ऑर्डर को समझ गए थे और वहां से चले गए थे। यूसंग ने भी कहा कि उनके भाई उनके डेथ के बाद भी उन्हें प्रॉब्लम्स देते जा रहे थे। यहाँ एक होटल में हेनरी ने सोयुंग से कहा कि वो कुछ समय यहीं रहे, तो सोयुंग ने पूछा कि वो सिंगल मदर फैसिलिटी में क्यों नहीं रह सकती थी। हेनरी ने समझाया कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी और उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे लॉसूट डिसमिस हो गया था, तो वो उन्हें ढूंढ भी सकते थे और हो सकता था कि उन्हें सोयुंग के बारे में भी पता चल गया होगा। सोयुंग ने पूछा कि अगर लॉसूट डिसमिस ही हो गया था तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था। हेनरी सोच तो ये रहे थे क्योंकि यूसंग के बारे में जो उन्होंने पास्ट लाइफ में रूमर सुने थे उससे साफ साफ पता था कि यूसंग इस बात पे कुछ ना कुछ पर्सनल एक्शन लेंगे। मगर हेनरी ने सोयुंग को कहा कि उन्हें कुछ चीजें कंफर्म करनी थी, तो सोयुंग कुछ समय यहीं पे रही। रिक्वेस्ट करते हुए सोयुंग ने हेनरी से पूछा कि क्या वो कुछ सामान उनकी फैसिलिटी से उनके लिए लेके आ सकते थे। हेनरी ने इस बात से एग्री कर लिया था और हेनरी सिंगल मदर फैसिलिटी में भी आ गए थे और यहाँ फैसिलिटी में बहुत सारी कार्स आई हुई थी और उन कारों में फैसिलिटी के लिए सप्लाईज थी और ये सप्लाईज लेके यूसंग के सेक्रेटरी आए थे। सेक्रेटरी ने वहाँ पे पूछा कि क्या वहाँ पे कोई सोयुंग थी और जिन्होंने ये सप्लाईज भेजी थी वो उनसे मिलना चाहते थे। फैसिलिटी की मैनेजर ने बताया कि फिलहाल सोयुंग वहाँ पे नहीं थी। हेनरी भी वहाँ देख रहे थे कि यूसंग ने फैसिलिटी के बारे में बहुत जल्दी पता लगा लिया था और जब हेनरी ने ये देखा कि वहाँ पे कार्डबोर्ड के बॉक्स को हाथ से कैरी कर लिया जा रहा था तो हेनरी ने भी अपने हाथ की तरफ देख कर सोचा कि उन्हें अब यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा और कंफर्म करना होगा कि क्या ये बॉक्सेस यूसंग ने ही भेजे थे। 10 चैप्टर खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं कुछ 4 दिन हो गया एडिट करते हुए, मैं करते जा रहा हूँ। कैसी लगी कमेंट करके बताओ। ये केस भी एक केस खत्म हो गया यहाँ पे, लेकिन ये केस 2 केस में था तो केस एक तरह से खत्म हो गया, लेकिन आधा केस अभी भी बचा है। केस बचा हुआ है। अगर केस पूरा देखना है और पूरा भाई आगे मैंने कुछ चैप्टर पढ़े हैं आगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मेन बात ये है कि अगला एपिसोड अगर पहले देखना है, अपलोड होने से पहले देखना है, आई मीन रिलीज होने से, पब्लिक होने से पहले देखना है, तो मेंबरशिप ले लो क्योंकि वहां पे वीडियो जल्दी आएगी और यहाँ पे कुछ दिन बाद में मिलेगी। यस, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जो हमारा शॉपकीपर वाला है, मैजिकल रेलम शॉपकीपर, उस पे वर्क शुरू होगा। ये एडिट करके मैं वो रिकॉर्ड करूंगा। फिर उसके बाद हमारा और जो एक और दूसरी सीरीज शुरू करी है हमने, वो भी देखो। कमेंट करके बताओ कि तीनों में से बेस्ट कौन सी है। मेन ये है कि मुझे पता है कि मोस्टर एक्टर का चैप्टर आ गया है। मैं इंतजार कर रहा हूँ 1-2 चैप्टर और आ जाए, क्योंकि एक चैप्टर आता है फिर कुछ 3-4 चैप्टर रिलीज होते हैं, तो मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। अगर चैप्टर नहीं आता है कोई बात नहीं, उसी दिन रिकॉर्डिंग करके एक चैप्टर जो है मैं वो अपलोड कर दूंगा। मगर अगर वो चैप्टर जल्दी चाहिए, बात फिर से वहीं पे आ गया, ले देखे मेंबरशिप ले लो। गुड फॉर मी, तुम्हारे लिए तो एक दिन जल्दी कुछ वीडियो आएगी, 2 दिन जल्दी, विल बी गुड फॉर मी। बट थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब बाय गो प्ले आउटसाइड।